अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। बुलेटिन में खुश आमदीद। बात करेंगे सिंध में बद इंतजामी और बढ़ती वारदातों की, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सिंध की खबर लाने का टास्क सौंप दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर ने वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तशवीश से आगाह किया था। इस हवाले से शेख रशीद का कहना है कि उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करने के अहकामात मिले हैं। जल्द ही सिंध का दौरा करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। शेख रशीद जाओ, सिंध की खबर लाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला को अहम टास्क दे दिया। सिंध में बद इंतजामी और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर इस्लामाबाद में हुआ अहम तरीन इजलास। गवर्नर सिंध और असद उमर ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल और बढ़ते हुए जराइम पर अपनी शदीद तशवीश से आगाह किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने शेख रशीद को जिम्मेदारी सौंप दी। गवर्नर सिंध ने और असद उमर साहब ने कहा कि सिंध के हालात बहुत खराब हैं और आप शेख रशीद को कहें कि वहाँ रेंजर जो है वो फैसला करें। शेख रशीद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि सिंध में पुलिस की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी हदायत किया है कि आप सिंध जाएं और रेंजर्स के साथ मीटिंग करें, और अगर आप जरूर समझें तो सारा निज़ाम जो है पुलिस का वो रेंजर्स के साथ बातचीत करें। और जो वहाँ इतनी बड़ी लाकानूनियत जन्म पा चुकी है और पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट करें फौरी तौर पर। शेख रशीद का कहना था कि वो एक आध दिन में सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आपकी मदद करने आ रहे हैं, आप फौज और रेंजर्स की मदद क्यों नहीं ले रहे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समा के सवाल पर नाराज हो गए। कहा, आपको कानून का पता नहीं, हमें ज़रूरत पड़ी तो किसी भी इदारे की मदद ले सकते हैं। शेख रशीद के आने की मुझे या मेरे दफ्तर को कोई इतला नहीं। वो पूरे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, जहाँ चाहते हैं आए। पता नहीं है कानून का जो इस वक्त जो कंट्रोल किया है, पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है। कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेगी। और अगर किसी और इदारे की मदद की जरूरत हुई तो हम मदद लेंगे। तो ये तो एक बात एक खत्म हो गई। एक सेकंड, दूसरा आपने कहा कि हम कोई आमने सामने नहीं, मैंने सिर्फ मुझसे एक सवाल किया गया। मैंने कहा कि मुझे इत्तला नहीं है वफाकी वज़ीर दाखिला की मेरे दफ्तर को या हुकूमत सिंध को उनके आने की। अभी आपको अगर इत्तला है तो मुझे बता दें कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, किस वक्त, आपको है पता? तो ये बातें आज मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए, आप कच्चे में आए, जहाँ आना है उनका अपना मुल्क है, वो पूरे मुल्क के वज़ीर दाखिला बिल्कुल आ सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शैला रज़ा कहती हैं सिंध के हालात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर हैं। अल्लाह रहम करे कि वज़ीर आज़म ने आटे चीनी के बाद सिंध का नोटिस लिया है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा, शिकारपुर में डाकुओं का बख्तरबंद पर कब्जा करना, डांस करना सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर तमाचा है। अपने ही मुल्क के वज़ीर दाखिला की आमद पर परेशानी क्यों है? करे कि वजीर आजम साहब नोटिस किया है आटा, चीनी, दवाई और महंगाई के बाद अब सिंध की बारी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा का वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के सिंध आने पर तंज। कहा, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना वावेला किया जा रहा है। जो शिकारपुर में हुआ उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पंजाब से, KP से, सब जगह से बेहतर हालात हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हसन ने कहा कि शिकारपुर में जो हुआ वो सबने देखा। पुलिस की APC को कंट्रोल करके सोशल मीडिया पे दिलेराना तस्वीर डाली, ये छोटी बात है। पाकिस्तान के स्टेट के एक इदारे को अगवा करके वहाँ पर सोशल मीडिया पे डांस हो रहा है, वहाँ पर जनाब वो चैलेंज कर रही है, ये छोटी बात है। ख्वाजा इजहार ने कहा, वफाक के वजीर दाखिला के आने पर सिंध हुकूमत को परेशानी क्यों है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या ये तुर्की के वजीर दाखिला को कहा है या बांग्लादेश या श्रीलंका के वजीर दाखिला को कहा है? ये वजीर दाखिला क्या पाकिस्तान का नहीं है? ये अचानक सिंध में आने के बाद सिंधु देश की तर्जुमानी क्यों हो जाती है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि सिंध हुकूमत को तो वफाक का शुक्रगुजार होना चाहिए और वजीर दाखिला से ताउन करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम सरबराही इजलास में नहीं बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा कि मुश्किल यह है कि पीपी क़यादत मैच्योर नहीं। दोनों जमातों से कहा कि फैसलों पर नजरसानी करें। उनके जवाब से पीडीएम की तौहीन हुई, जिसका अजाला करना पड़ेगा। पीडीएम को भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ मुतहर्रिक किया जाएगा। 29 मई को सरबराही इजलास बुला लिया गया है। पीडीएम की तहरीक अपने उसूलों पर कायम है। इस उसूलों पर कायम रहते हुए अपने कुछ दोस्तों की कुर्बानी भी दी। मुश्किल ये है, पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है। इन दो जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है, आपके जवाब ने पीडीएम की ज़रा तौहीन की है। इसका इज़ाला आपको करना है। मुल्क जब चलता है तो सियासतदान अकेले नहीं चलाया करता, ब्यूरोक्रेसी भी साथ चलती है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ चलती है। वो कहें कि सियासतदान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हम कहें कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये इंतहा पसंदी है। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार, जिसे किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जा सकता। नहीं, बरकरार है। पीडीएम में हुई लड़ाई अब तक दोस्ती में नहीं बदल सकी, बल्कि बिलावल भुट्टो की जानिब से शोकॉज नोटिस फाड़ने पर नून लीग का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी जवाब दे, फिर देखा जाएगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। कोई नया इत्तेहाद नहीं है, पीडीएम है, मीटिंग होगी, लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। तबाह हाल हो गए लोग, झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाजारों में आप चले जाएं, आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या हैं। खबरों में आगे देखिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अपने हों या पराए, बिलावल भुट्टो को सब बच्चा समझते हैं। फजलुर रहमान ने तो ताज़ा बयान में बिलावल भुट्टो को नापुख्ता सियासतदान करार दे दिया है, जबकि वज़ीर आज़म 7 माह कबल बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। पीडीएम से रास्ते जुदा होने के बाद अपोजिशन को बिलावल भुट्टो में सियासी नौमौलूद नजर आने लगा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासत में नौमौजूद है, इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें। पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है। अब मैं क्या करूँ इसमें? वज़ीर आज़म इमरान खान तो 7 माह पहले ही कह चुके थे, एक उनमें से नानी होगी है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। साबिक सदर के दोस्त भी जरदारी के बेटे को बच्चा ही समझते हैं। ये जो ट्रेन मार्च हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा इमरान खान को कुछ? बराबर जो है ना, बच्चा है, वो ट्रेन चलती चलती बचपन में खेलता हो, ट्रेनों का मामला, ट्रेन याद हो। फिरदौस आशिक अवान तो आए दिन बिलावल की सियासी बलोगत पर सवाल उठाती हैं। नाबालिग सियासतदान जिद्दी बच्चा हर जलसे में अंपायर की उंगली का जिक्र कर रहा है, इसी तरह तड़पना पड़ेगा। पराए तो पराए, बिलावल के वालिद आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी बिलावल के लिए ऐसी बातें कर चुके हैं। बिलावल फिलहाल हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें ब्लैकमेलर कहा, ना ही वो ब्लैकमेलर है।
अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में अजमल चीमा की जानिब से दिए गए शाइये में जहांगीर तरीन, रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज, ख्वाजा शिराज और 21 अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर अजमल चीमा और नौमान लंगरियाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साद अकबर नवानी का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में उनके मामलात सुने। तो ना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना हमारी को ब्लैकमेलिंग है, सिर्फ और ये दोस्तों का इकट्ठ था और ग्रुप के सारे दोस्त इकट्ठे हुए। तरीन साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए और उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले, उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज से बात की कि अगर आप हमारे से कोई रियायत मांगते हैं तो आप तसव्वुर भी ना करें। करप्शन के खिलाफ जंग में पीटीआई और नून लीग की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। एहतसाब में हुकूमत की मुदाखलत न हो तो नताइज अच्छे निकलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, हमारी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए बरामद किए, जबकि नून लीग दौर में सिर्फ 290 अरब रिकवर हो सके। 31 माह में पंजाब में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की गईं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। करप्शन के खिलाफ जंग, तहरीक इंसाफ के 31 माह, नून लीग के 10 साला दौर पर भारी। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में तफसीली मवाजना पेश कर दिया। इमरान खान का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब की पीटीआई और नून लीगी दौर की कारकर्दगी में फर्क नुमाया है। मौजूदा हुकूमत ने 31 माह में 220 अरब रुपए की वसूलियाँ की। इसके बरक्स नून लीग का रिकॉर्ड खराब रहा। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 192 अरब की जमीन पर कब्जा छुड़ाया। नून लीग दौर में 43 करोड़ के मुकाबले में हमारे दौर में 2 अरब 35 करोड़ की कैश रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बिलवास्ता रकम बरामदगी का हुजम 26 अरब रुपए रहा, जबकि नून लीग की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आज़म का कौमी एहतिसाब ब्यूरो पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा नैब एहतिसाब के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। 1999 से 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि पीटीआई हुकूमत में 484 बिलियन रुपए बरामद किए गए। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। बिला इम्तियाज एहतिसाब का मौका दिया जाए तो ऐसे नताइज मिलते हैं। किडनी हिल्स रेफरेंस में नैब को एजाज हारून और दीगर के खिलाफ 6 वादा माफ गवाह मिल गए। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। ये एक बड़ी तादाद है वादा माफ गवाहान की जो एक ही रेफरेंस में सामने आई है, जो जाली अकाउंट स्कैंडल का किडनी हिल्स रेफरेंस है। इसमें एजाज हारून जो साबिक अमली पीआईए रह चुके हैं, वो सलीम मांडीवाला और दीगर मुलजमान नामजद हैं। उनके खिलाफ 6 वादा माफ गवाहान ने दफा 164 के तहत अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं। इन गवाहान में मोहम्मद मुनाफ, मोहम्मद इलियास, रफीक, फारूक, मोहम्मद अजीम और अली फजल शामिल हैं। और ये वो लोग हैं जिनके नाम पर किडनी हिल्स की जमीन को अलाट किया गया था। इनको नैब का ये कहना है कि बेनामी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और हुआ ये था कि 2006 में इनके नाम 25% इनको शेयर देने का प्रॉपर्टी में कहकर इनके नाम इस्तेमाल किए गए। और जाहिर ये किया गया कि ये लोग 1983 से लेकर किडनी हिल्स में जमीन के मालिक थे। और नैब का ये कहना है कि चूंकि सिंध हाईकोर्ट उसके बाद डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये जमीन सरकारी है और ये पार के लिए मुख्तस है, इसलिए इससे बचने के लिए ये बैक डेटेड फाइल्स तैयार की गई थी और उनके नाम पर अलॉटमेंट दायर की गई थी। लेकिन इन लोगों ने अपने बयानात जो रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें ये बता दिया है कि ये 2006 में हुआ था, 1983 में नहीं हुआ था। और ये बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। रेकोडिक अमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने टिथियान कंपनी की $6 अरब अदायगी के फैसले पर अमल दरामद दरख्वास्त खारिज कर दी है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी पीआईए को वापस मिल गए हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की हाई कोर्ट में रेकोडिक अमल दरामद केस, अदालत का पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला। टिथियान कंपनी की अमल दरामद दरखास्त खारिज, पीआईए के तहवील में लिए गए असासे बहाल। अरबों रुपए मालियत के रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को वापस मिल गए। अदालती हुक्म पर दोनों होटल्स में लगाए गए रिसीवर भी हटा दिए गए। टिथियान कंपनी को लेने के देने भी पड़ गए। अदालत ने हुक्म दिया कि पाकिस्तान के कानूनी चाराजोई पर उठने वाले अखराजात भी टीसीसी अदा करेगी। अटार्नी जनरल के मुताबिक रेकोडिक अमल दरामद केस में पाकिस्तान के खिलाफ साबका तमाम अहकामात भी वापस हो गए हैं। CEO पीआईए अरशद मलिक का कहना है, अल्लाह के फजल और पाकिस्तानियों की दुआओं से इंसाफ की फतह हुई। बेलौस क़यादत में मुश्तरका काविशें जारी रहीं तो मुल्क को तरक्की और कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं, इमरान खान जैसा हुक्मरान हो तो मुल्की वक़ार इसी तरह बहाल होता है। अरबों रुपए की
मल्टी बिलियंस की फतह है। पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी एक तासुर था, उसके एतबार से देखें तो ये फिर इमरान खान की फतह है, जिनके आने के बाद पाकिस्तान का जो इमेज है वो बैरूनी दुनिया में बहाल होना शुरू हो गया। टीथियान कंपनी ने रेकोडेक केस में $6 अरब की अदायगी के फैसले पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। $6 अरब जुर्माने पर पाकिस्तान की नजर सानी मुतल्लिका ट्रिब्यूनल में जेर इल्तिवा है। वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम ने रेकोडेक केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फतह मिली। मुखालिफ फरीक अगले माह की 4 तारीख तक अपील कर सकती है। अब आम दुआ करे मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का हर मुमकिन दिफा करेगी। लड़खड़ाती हुई इकॉनमी को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा ये आप समझिए सॉवरेन इम्यूनिटी का पॉइंट है, जो कि एक्सेप्ट कर किया है BVI की अदालत ने, जिसके नतीजे में रूजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल, अमेरिका का, पेरिस का, वो सारे रिलीज़ हो गए। तमाम पुराने ऑर्डर्स जो थे जिससे ये रिसीवर था मुंजमद किए गए थे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। और अभी बहुत से दूसरे फ्रंट्स हैं। जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक इमरान खान साहब हैं, जब तक आपका ये लॉ मिनिस्टर आपका भाई फरूख नसीम है, हर तरह से पाकिस्तान का हर लीगल फ्रंट पे इंटेलेक्चुअली इसका दिफा किया जाएगा। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा के मजदूरों के लिए तोहफा। यौमिया उजरत वालों की माहाना तनख्वाह 17,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मजदूरों के लिए इस तोहफे का ऐलान किया गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा, यौमिया उजरत वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बजट से पहले ही जो है बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर खजाना सलीम खान जगड़ा से मुलाकात की और इस दौरान मुशावरत के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसका ऐलान किया। इससे सूबे के लाखों जो यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद हैं, जिनमें ज़्यादातर सनती वर्कर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। जबकि इसी तरह जो मुख्तलिफ इदारों में और ख़ासकर सरकारी इदारों में यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद, उनको रिलीफ मिलेगा और जो महंगाई है इस वक्त कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिल ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जो कि बजट से पहले ही कर दिया गया है। जबकि बजट उम्मीद है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 20% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। एक दिन में मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 20,465 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 59,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 2,724 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस के तनासुब में कमी शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 60,268 है। और पाकिस्तान में 19 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कल से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। NCOC के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मंजूर शुदा उम्र की तमाम आबादी अब मुस्तफ़ीद हो सकेगी। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल असातिज़ा को 28 मई से वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर के 17,000 असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीन लगाने का फ़ैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल असातिज़ा को वैक्सीन लगाने का ये फ़ैसला सामने आया है। पहले मरहले में लाहौर के 17,000 असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जाएगी। लाहौर में स्कूल असातिज़ा की वैक्सीनेशन का आगाज़ 28 मई से होगा। गवर्नमेंट पायलट स्कूल में असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम होगा। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, मज़ीद आप बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो अहम इदारे हैं, जिनके फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाए। तो जो महकमा सेहत पंजाब है, उन्होंने हिदायत की है कि अब असातिज़ा की जो वैक्सीनेशन है वो भी हो सकेगी। और इस पर महकमा तालीम पंजाब ने तमाम तर प्लान भी तरतीब दे दिया है। 28 मई से असातिज़ा की वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। पहले मरहले में 17,000 असातिज़ा जो कि लाहौर से जिनका ताल्लुक है सरकारी स्कूलों के, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसके बाद बाकी सूबे में जितने भी असातिज़ा हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वासत रोड पर जो है, वहाँ पर असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाएगा, जहाँ पर जुमे के रोज से वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के सख्त इक़दाम से पहली बार मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम रिकॉर्ड की गई है। अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद में भी वाज़ेह कमी आई है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। राहम, बताइएगा कितनी कमी आई है केसेस में और कितने कुल केसेस रह गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में अब? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह पहली बार 5% से कम पर आ गई है। 4.9% रिकॉर्ड की गई है कोरोना केसेस की मुस्बत शरह को। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला की रिपोर्ट के मुताबिक, महकमे सेहत के मुताबिक तीसरी लहर में ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में जो 120 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया, उसके वजह से और इसके अलावा जो आवाम की दिलचस्पी जाहिर हो रही है, वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आ रही है, रोजाना के हिसाब से हजारों लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो उस वजह से कोरोना के जो मुस्बत केस की शरह है वो काफी हद तक कम हो गई और 4.9% पे आ गई है। ताहम लॉकडाउन में जो नरमी जाहिर की गई है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है माहिरीन सेहत के मुताबिक कि अगर लॉकडाउन में जो नरमी हुई है, इसकी वजह से जो कोरोना के जो केसेस है, मुस्बत केस की शरह इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। जी राहम यूसुफजई अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा में CTD की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कोयटा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बनने से कबल ही नाबूद कर दिया। खुफिया इतला मिलने पर कोयटा के इलाके गबर्ग में कंपाउंड पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक, जबकि रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 2 दहशतगर्द राय फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम तंजीम से था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दीगर तखरीबकारी में मुलविस थे। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। लाहौर में मोबाइल फ़ोन की किस्त के 800 रुपए की अदायगी ना करने पर 30 साला खातून को कत्ल और उसके देवर और शोहर को जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी, सिर्फ 800 रुपए की अदायगी ना करने पर 30 साला खातून के कत्ल की वारदात फैक्ट्री एरिया में हुई है और इसमें सिर्फ खातून को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि इस खातून के शोहर और देवर को भी फायरिंग करके जख्मी किया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस का यह कहना है कि मकतूला रबिया के देवर ने 2800 रुपये मोबाइल की किस्त अदा करनी थी, क्योंकि उसने किस्तों पर मोबाइल ले रखा था और 2000 रुपये उसकी किस्त अदा कर दी थी, जबकि 800 रुपये बाकी अभी दुकानदार को देना थे। और इसी पर दुकानदार के साथ उसके देवर की तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम बक्कार अपने साथियों के हमरा इनके घर आया और घर पर आकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसकी जद में आकर 30 साला रबिया मौका पर जाँ बहक, जबकि उसका शौहर और देवर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम बक्कार को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूला के वर्सा का यह कहना है कि पुलिस मुलजिमान की पुष्टपनाही कर रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार करने में संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे, इसलिए इनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए और इस वाक़े में मुलव्विस जितने भी मुलजिमान हैं इनको फिलफौर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर। पहाड़ों की दुनिया दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। लाहौर में तेजाबगर्दी का एक और वाकया। मालिक मकान ने मुबीना तौर पर किराएदार खातून और उसके शौहर पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। शादीशुदा खातून पर तेजाब से हमला, साथ मौजूद खावन भी निशाना बन गया। लियाकताबाद की रिहायशी समिया और उसका खामन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि मुलजिम आसिफ ने मुबैना तौर पर तेजाब फेंक कर झुलसा दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक वो मुलजिम आसिफ के घर किराए पर रिहाइश पजीर हैं। आसिफ ने पहले शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, इनकार पर मुश्तिल हो गया। ये आसिफ बोला है ये शादी करना चाहता, कहता था अगर तू मेरे काबिल नहीं ना, मेरे साथ नहीं ना रहेगी तो मैं तुझे हस्बैंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम जा रहे हैं, मैंने खुद देखा इसको कि इसने मेरे ऊपर तेजाब फेंका है। मुलजिम ने चंद रोज पहले भी समिया पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। पुलिस का कहना है कि इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और उससे इंटेरोगेशन जारी है, रिमांड पे है मुलजिम।
खातून और उसका शोहर तिबी इमदाद के बाद घर पहुंच गए हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की गुलशन इकबाल में कार्रवाई। बच्चों के अगवा और फरोख्त में मुलविस माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज बताएगा कार्रवाई के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए बोला, ये अनोखा ये वाकया है। 26 मार्च को एक क्लिनिक के अंदर बच्चे की जो विलादत हुई थी, जिस पर जो वहाँ पे मौजूद आई थी, उसका कहना था कि ये बच्चा जो है मुर्दा हालत में पैदा हुआ है। जो वालिदैन थे उनको दाई पर शक हुआ था। वालिदैन की जानिब से गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब 3 माह बाद जो है ABC पुलिस ने गुलशन इकबाल क्लिनिक पे छापा मारा है और वहाँ से वो दाई को गिरफ्तार किया है और दाई ने एतराफ़ जुर्म किया है। दाई ने एतराफ़ किया है कि उसने वो बच्चा जो है वो 3 लाख रुपए में एक नीडी फैमिली को फरोख्त कर दिया था। ताहम जो है जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताया था कि बच्चा उसके मुर्दे हालत में पैदा हुआ है। ABC पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया है और तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज। सक्खर में रेलवे पुलिस ने सरकारी क्वार्टर्स खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ गया। अहले इलाका ने पुलिस पर पथराव किया। मजीद जानते हैं साहिल जोगी से। साहिल, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, सक्खर के गरम गोदी वाले इलाके में आज रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है। पुलिस की भारी नफरी और हेवी मशीनरी के जरिए जैसे ही गरम गोदी के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया तो शहरियों की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना इंतजामिया को करना पड़ा। यहाँ तक कि जो शहरी मुश्तिल थे वो उन्होंने जो है इंतजामिया पर फायरिंग भी की, क्रेन मशीन पर फायरिंग की और उसके साथ साथ जो है पथराव करते रहे। पथराव के नतीजे में जो है क्रेन का जो ड्राइवर था वो मामूली जख्मी हुआ है और शदीद रद्द अमल के बाद जो है पुलिस के जो एहलकार थे उन्होंने भी शिलिंग की और आंसू गैस के जो गोले फायर किए और शहरियों को मुश्तिल करने के लिए उन्होंने फायरिंग की और शहरियों का शदीद रद्द अमल देखकर मजीद पुलिस की जो नफरी है वो भी तलब की गई। नफरी पहुंचने के बाद जो है पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है। रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि हम जो है रेलवे क्वार्टर्स पर और जो दुकान है उन पर कब्जा किया गया है वो खाली कराने के लिए जैसे हम पहुंचे तो शहरियों ने जो है बिगड़ी, लेकिन पुलिस की मजीद नफरी को भी यहाँ पर बुलाया गया और इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया साहिल जोगी, अपडेट किया आपने। न सड़कें ना ही सीवरेज की लाइनें, जगह जगह पानी के जोहड़। फैसलाबाद का इलाका रशीदाबाद वहाँ के मकीनों के लिए अजाब बन गया। 25 साल से मसाइल में उलझे शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम सरवर भट्ट है और मैं रशीदाबाद गली नंबर 4 का रहायशी हूँ। हमारे गली का ये हाल है कि अब ये जोहड़ का नक्शा बन चुकी है। घरों का पानी गली में आता है और गली का पानी दोबारा फिर हमारे घरों में दाखिल होता है। 25-30 साल हो गए, पहले पीपल पार्टी, फिर नून लीग और अब PTI। सभी दिलासा दे के चले जाते हैं कि आपका काम सीवरेज हो जाए, डल जाएगी। हमारे घरों में ये बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी, ये गंदे पानी की वजह से, बदबू वाले पानी की वजह से। ये छोटे छोटे बच्चे घर से निकलते हैं तो ये गंदे पानी में जाएंगे, कहाँ जाएं ये बच्चे? बचपन से लेकर जवानी तक यहाँ से गुजरते हैं रूटीन के मुताबिक। यहाँ पर MPA MNA गुजरते हैं, लेकिन जब उन्होंने वोट लेने होते हैं अब ये सिचुएशन हो गई है कि यहाँ पर गुजरना हमारे लिए मुहाल हो चुका है। हमारी रिक्वेस्ट है इन MPA MNO से, प्लीज़ खुदारा हमारे लिए कुछ करें। सिपा सालार का 2 टूक ऐलान कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाजे कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग के हालिया वाकयात का सख्ती से नोटिस लिया गया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की क़यादत और तंजीमों के दोबारा मुनज़्ज़म होने पर तशवीश का इजहार। अस्करी क़यादत ने कहा पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के मौसर इक़दाम किए हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान भी अमन से खिलवाड़ करने वालों को जगह नहीं देगा और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सिपा सालार ने दो टोक कहा कि अफगान अमन अमल सबोताज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक शुरका ने आलमी व इलाकाई सिक्योरिटी हालात पर भी मुशावरत की। LOC, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का पुख्ता आज़्म दोहरा दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत और इससे नुकसानात का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ ने वबा से निमटने के लिए सिविल इंतजामिया को दी जाने वाली मदद को सराहा। अहले गज़ा पर जो गुजरी वही जानते हैं, वही बता सकते हैं, ये उन्हीं का हौसला है। उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं की ज़बान से सुनते हैं और सीखते हैं कि जब तक उम्मीद जिंदा है कोई शिकस्त दे नहीं सकता। लाहौर की मातहत अदालत ने मुबैना रियासत मुखालिफ बयान के केस में रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी करते हुए मुकदमे का चालान पेश करने की हिदायत कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन डार ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानात केस पर समाअत की। जावेद लतीफ़ को कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए समाअत के लिए पेश नहीं किया गया। समाअत के लिए पेश न किए जाने पर लीगी कारकुनान ने अहाता अदालत के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अदालत ने जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी करते हुए उन्हें आइंदा पेशी पर अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टाउनशिप को तलब कर लिया। महकमा सेहत पंजाब ने 27 मई से तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का फैसला कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज और नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का फैसला किया है और कॉलेजेस के जो स्टाफ हैं और साथ ही साथ जो तालिब इल्म हैं उन सबको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का भी हुक्म दे दिया है। महकमा सेहत पंजाब ने इसके मुताबिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 27 में इसी तमाम तालीमी जो तिब्बी इदारे हैं वो खोल दिए जाएंगे, जिनमें MBBS और BDS के 3rd और 4th ईयर के तालिब इल्म आ सकेंगे और तमाम सरकारी और प्राइवेट तिब्बी तालीमी इदारों में खेलों, सकाफती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी भी आई रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने कारोबार का वक्त शाम 6 बजे तक महदूद कर दिया है। कराची के ताजिरों का कहना है कि इस पाबंदी से कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ख़रीदार जल्दी आने पर आमादा नहीं हैं और जब ख़रीदारों का वक्त शुरू होता है तो दुकानें बंद होने का वक्त हो जाता है। मज़ीद जानते हैं साद साबरी से। जी बताइएगा साद। हुकूमत ने तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिससे कारोबारी हजरात का काम करने का दौरानिया कम हो गया है। इस बारे में दुकानदार क्या सोचते हैं और इस कम दौरानिये में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए क्या उन्होंने कोई हिकमत अमली तैयार की है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। 8 बजे कोई भी नहीं मेरे भाई, सो के नहीं उठ रहे आजकल लोग, कहाँ से आएंगे मेरे भाई। लोग आराम से निकलते 3-4 बजे के बाद तो निकलते, इतनी गर्मी कौन आएगा मेरे भाई। मार्केटें जल्दी खुलनी है, कस्टमर नहीं आ रहे। लोग सुबह उठते हैं ना मेरे भाई तो वो नाश्ता करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, या सुबह उठते ही जाके आँख खुलेगी 9 बजे 8 बजे बोलेंगे चलो मार्केट खरीदारी कर लेते हैं। खरीदारी तो एक फारिग टाइम का काम है ना मेरे भाई, ऑफिस टाइम पे ये काम नहीं होता। कारोबार जब 8 बजे खुलेगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर भी आना शुरू हो जाएगा। ये फिर होना चाहिए पूरे साल का कंटिन्यूस। कारोबार की टाइमिंग्स के हवाले से दुकानदारों का मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। कुछ दुकानदारों का कहना है कि दुकानें जल्दी खोली और बंद की जाएं, जबकि कुछ दुकानदार कहते हैं कि कराची के ग्राहक शाम को निकलने में ही तरजीह देते हैं, इसलिए दुकानें रात तक खुलनी चाहिए। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। सिंध में 18 साल के आखिल नौजवानों की लाजमी शादी कराई जाए। MPA अब्दुल रशीद ने मुसवदा कानून असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, इस खबर की तफसीलात दीजिए। बिल्कुल, मुत्तहदा मजलिस अमल के MPA हैं सैयद अब्दुल रशीद लियारी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने सिंध असेंबली में एक कानूनी मसौदा जमा कराया है सेक्रेटरीट में। उसमें कहा गया है कि 18 साल से जायद उम्र के नौजवान
लड़के लड़कियों की शादी लाजमी कराई जाए। नौजवानों की शादी न करवाने वाले वालिदीन पर 500 रुपए जुर्माने की शर्त जो है जुर्माना आयद करने की सिफारिश भी की गई है। बिल जो है वो 2 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है, जिसे सिंध ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। कराची की आबादी बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि पहाड़ों तक जा पहुंची है। पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करने वालों की जिंदगी कराची वालों की अक्सरियत की नज़रों से ओझल हैं। पहाड़ों पर रहने वालों की दुनिया कैसी है, बता रहे हैं कराची से शायान सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। खुद को कर बुलंद इतना के पहाड़ी पर जा बैठे। कराची की आबादी भी बढ़ते बढ़ते पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच गई है। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़ाबाद को तकसीम करने वाले इस पहाड़ की दोनों जानिब और चोटी तक मकानात बनते जा रहे हैं और ये बुलंद हैरत कदा कराची वालों की अक्सरियत से ओझल है। कटी पहाड़ी से नॉर्थ कराची और नॉर्थ कराची से मंगो पीर तलक, ये कराची की बुलंद तरीन आबादियां हैं। चोटियों तक पहुंचे हुए इन मकानात से पहाड़ों के दामन और शहर की ताहद्दे निगाह वुसअतों का नजारा जितना हसीन है, वहां बसना इतना ही दुश्वार है और रहने के लिए वाकई बड़ा जिगरा चाहिए। किसी को 10 मकान दे दो, अगर कोई अफसर आएगा कि मेरे हम देने के लिए 20 मकान दे दूंगा फ्री, वो उसको हम बोलेगा कि मेरे साथ इधर रह जाओ, वो नहीं रहता है। वो बोलेगा कि यार तुम लोग जिन है क्या है, इसमें जिन भी नहीं रहता, जिन भी भागता है यहाँ से, लेकिन मजबूरी की वजह से हम लोग रहता है इधर। ये बाला नशीन आबादियाँ किसी रेगुलेशन के बगैर गुज़िश्ता 30 साल से मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। कानूनी ना होने की वजह से इकबाल के शाहीनों की तरह पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करना महंगा भी नहीं। मकान बनाने और खरीदने का खर्च बहुत कम है, मगर रहना हर किसी के बस की बात नहीं। कराची के इन पहाड़ों पर लाखों लोग बसते हैं। इन पहाड़ों पर रहने वालों की मुश्किलात भी पहाड़ से कम नहीं है। कई कई नाहमवार सीढ़ियां चढ़कर घरों पर पहुंचते हैं और ये इतनी मुश्किल है, सीढ़ियां इतनी दुश्वार हैं कि सांस भी फूल जाता है, मगर इन पहाड़ों पर रहने वाले आदी हो चुके हैं। ना हमवार और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते। कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचाना जुए शीट लाने के मुतरादिफ। पानी ऊपर तक पहुंचाना मिशन इम्पॉसिबल। मोटरें लगाने के बाद भी शाज़ो नादिर ही पाइपों से पानी ऊपर पहुंचता है। यहाँ पानी की सहूलियात नहीं है, लाइट कुंडे लेकर आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि महीने में एक दफ़ा पानी आता है, और वो पानी आके जब लाइट नहीं होता है तो फिर भी हम पानी नहीं भर सकते, क्योंकि लाइट के बगैर तो यहाँ पानी चढ़ नहीं सकता है। तो फिर दूर दराज के इलाकों से हम लोग पानी लेकर आते हैं, सरों में, गेले में मुख्तलिफ। कोई दुकान है पहाड़ के ऊपर, दुकान के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, फिर नीचे से लाना पड़ेगा, या जो चीज़ कमी पेशी हो फिर नीचे से लाना पड़ेगा। हम लोग को बहुत मुश्किल है इधर, गरीब लोगों को बहुत मुश्किल है इधर रहना। और इधर जो नीचे वाला दुकान है बहुत दूर है, इधर से दुकान भी बहुत दूर है, हॉस्पिटल भी बहुत दूर है यहाँ से। मरीज़ को तो इधर से चरपाई में उठा के ले जाता है, कोई कुर्सी में उठा के ले जाता है, जिसके पास कुर्सी होता है कुर्सी में उठा के लेके जाए, जिसके पास चरपाई होता है चरपाई में उठा के लेके जाता है। फिर इधर से जब नीचे लेके जाता है फिर उस एम्बुलेंस भी उधर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इन बस्तियों के बच्चे खेलते कूदते भागते हुए बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, और तो और यहाँ की खवातीन भी इन दुश्वारियों और खतरों को खातिर में नहीं लाती। कटी पहाड़ी के दोनों अतराफ घरों का जाल बिछा है,
मगर इन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ का सिरकना, पत्थरों का घिरना मामूल है। बारिश के मौसम में आ जाए तो जाग के गुजारते हैं, क्योंकि ख़तरा होता है कि अल्लाह ना करे मकान अभी गिर जाए, क्योंकि मकान कच्चे हैं, गरीबी की वजह से पक्के बनाए हुए। अक्सर दफ़ा ऐसे हुआ कि यहाँ मकान भी गिर गए और पार जो है ना पानी की वजह से सेक जाते हैं मकान, उसकी वजह से गिर जाते हैं। कहीं अमवात भी हुए इन पहाड़ी इलाकों में और कहीं ज़ख्मी भी हो गए बारिश के मौसम में। और जब तेज़ हवाएँ चलती है तो फिर भी अल्लाह के जिक्र करते हैं, बैठ जाते हैं, कैसा न हो दीवार गिर जाए। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां पहाड़ी सिलसिलों में इंसानी बस्तियां मौजूद हैं, मगर इन्हें निजाम के तहत बनाया जाता है। जबकि कराची के इन पहाड़ों पर जिसका दिल चाहता है घर बना लेता है और कोई नहीं पूछता। कम पैसों में घर बन जाता है, यही वजह है लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी कठिन है और खतरात कहीं ज्यादा है, मगर इसके बावजूद बिना किसी मंसूबाबंदी के कराची के इन पहाड़ों पर इंसानी आबादियां तेजी से फैलती जा रही हैं और पहाड़ों पर जगह खत्म होती जा रही हैं। ये पहाड़ कब तक इन आबादियों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, इसका कुछ नहीं पता। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची।